तो सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। बच्चों ये देखिए, ये आपके लिए हमें जो लेकर आए हैं टीजीटी के का म्यूज़िक का पेपर, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा चयन परीक्षा 2003 का, ठीक है, हल प्रश्न सहित। अब देखिए इस टाइप से है जो ये क्वेश्चन, ये है जो 2003 में आए थे, इसको आप सब लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार यही सब कंपटीशन में ज़्यादातर है जो रिपीट किए जाते हैं। इसमें क्या है जो आपके इसमें दिए हुए हैं 125 क्वेश्चंस, इसमें हम आपको डेली है जो जब तक है जो 20 क्वेश्चंस है जो आपको हम बताते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। तो अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो उसको है जो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, और सभी बच्चों को है जो धनतेरस की है जो हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, राग यमन का वादी संवादी क्या है? राग यमन का वादी संवादी क्या है? तो इसका आंसर बच्चों करेक्ट है गा और नी, गा वादी है और नी संवादी है, ठीक है। देखो इसकी एक्सप्लेनेशन भी बच्चों दी हुई है, हालांकि इसमें ऑप्शन जो है ये वाला दिया है जो कि गलत है, ठीक। तो ये इसका करेक्ट आंसर यही है, गा वादी और नी संवादी। अब देखिए, मुगल व पठान काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्नाटकी तथा हिंदुस्तानी ऐसी दो संगीत पद्धतियां हैं जब प्रचार में आई, जब उस समय पूर्वकालीन जैत कल्याण तथा राग हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में यमन राग की संज्ञा से प्रचलित हुआ। और ये जो आपको एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं, ये एक्सप्लेनेशन से भी है जो क्वेश्चन आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कैसे क्वेश्चन बनता है, जैसे कहा गया मुगल व पठान काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत में कर्नाटकी तथा हिंदुस्तानी ऐसी दो संगीत। तो उससे पहले तो पूछ सकता है कि कौन सी दो पद्धतियाँ आई या किस काल में है जो दो पद्धतियाँ हुई, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, राग भूपाली का संप्रकृति राग क्या है? तो राग भूपाली का संप्रकृति राग देखिए ऑप्शन दिया है, देशकार, यमन, वागेश्वरी और आपका सोहनी, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका देशकार, ठीक है। संप्रकृति राग क्या है? देशकार। अब देखिए, राग भूपाली का संप्रकृति राग देशकार है, यद्यपि इन दोनों रागों में स्वर एक समान, किंतु चलन भेद के कारण दोनों राग भिन्न हो जाते हैं। राग भूपाली की जाति औड़व औड़व है, अतः यह स्वरों का राग है, ठीक। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, राग भूपाली में वर्ज्य स्वर कौन सा है? क्या गापा है, रेधा है, मानी है या इनमें से कोई नहीं है? आपका आंसर हो जाएगा मा और नी, ठीक है। ये दोनों वर्ज्य स्वर राग भूपाली में है। अब देखिए, राग भूपाली की जाति औड़व औड़व है, अतः जैसा कि भी ऊपर हमने बताया है आपको, अतः ये 5 स्वरों का राग है। इस राग में निषाद एवं तीव्र मध्यम का प्रयोग निषेध है, ठीक है। तीव्र मध्यम का प्रयोग निषेध है। ये राग मेण प्रधान राग नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, राग बिलावल में स्वर लगते हैं, कौन से स्वर लगते हैं? कोमल रेधा शेष स्वर शुद्ध, कोमल गा विशेष स्वर शुद्ध, फिर सारे शुद्ध स्वर, फिर तीव्र मध्यम शेष स्वर शुद्ध। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सारे शुद्ध स्वर लगते हैं राग बिलावल में। देवनागरी बिलावल थाट से उत्पन्न होने वाला बिलावल का एक भेद है। इस राग में सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। आरोह के मध्यम वर्ज है, जाति षाडव संपूर्ण है तथा गायन समय दिन का प्रथम प्रहर है। देखिए एक टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, कितने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, कितने बारे में है जो सबसे ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें बताया जा रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। फिर क्वेश्चन नंबर देखिए 5, राग आसावरी में कोमल स्वर लगते हैं, कौन कौन से? रेधानी कोमल लगते हैं, रेगानी कोमल लगता है, गधनी कोमल लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राग आसावरी में कोमल गा, कोमल धा, कोमल नी स्वर कोमल लगते हैं। फिर है संगीत में के संस्कृत ग्रंथों में इसे नट भैरवी के नाम से भी संबोधित करते हैं। किसे करते हैं नट भैरवी के नाम से? राग आसावरी को। इसके प्रचार इसके 2 रूप हैं, एक कोमल ऋषभ की भी आसावरी होती है बच्चों, एक शुद्ध ऋषभ की भी आसावरी होती है। इसके आरोह अवरोह में इस प्रकार हैं, जैसे आरोह क्या है? सारे मापा धासा, फिर अवरोह क्या है? सानी धापा मागा रेसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राग आसावरी का संप्रकृति राग है भूपाली, जौनपुरी, भैरव, देश, इन चारों में से कौन सा संप्रकृति राग है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? राग आसावरी, ठीक। तो राग आसावरी का संप्रकृति राग कौन सा है संप्रकृति राग है? तो इसका है जौनपुरी। राग आसावरी
और जौनपुरी दोनों ही राग आशावरी थाट के राग हैं। दोनों में ही गंधार, धैवत और निषाद कोमल लगता है और स्वर स्वर शुद्ध लगते हैं। दोनों ही का गायन समय दिन के द्वितीय प्रहर का प्रथम चरण है। पूरिया राग किस थाट का है? पूर्वी का है, मारवा का है, काफी का है, खमाज का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? राग पूरिया मारवा थाट का राग है। पूरिया राग की उत्पत्ति मारवा थाट से मानी जाती है। इसमें कोमल, ऋषभ तथा तीव्र मध्यम स्वर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें वादी स्वर गंधार और संवादी स्वर निषाद है। गायन समय संध्या काल का है। फिर है राग मारवा का वर्जित स्वर क्या है? तो राग मारवा का वर्जित स्वर कौन सा है? माँ है, धा है, पा है, नी है। तो आंसर आपका हो जाएगा प। राग मारवा का वर्जित स्वर पा है। राग मारवा माधुर्य से परिपूर्ण राग है। इस राग में ऋषभ और धैवत स्वर प्रमुख हैं। राग मारवा का वर्जित स्वर पा है। फिर है राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी है। क्या है? ग नी है, ग धा है, रे पा है, म सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ग और धा। राग शुद्ध कल्याण का वादी संवादी स्वर ग और धा है। तो राग शुद्ध कल्याण की उत्पत्ति कल्याण थाट से मानी जाती है। शुद्ध कल्याण रात्रिकालीन राग है। शुद्ध कल्याण में ग वादी और धा संवादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दरबारी कारणा के अवरोह में वर्जित स्वर है। कौन सा है? माँ है, नी है, धा है या पा है। तो वर्जित स्वर कौन सा आपका है? धा है वर्जित स्वर राग दरबारी कारणा में। ठीक है। राग दरबारी कारणा का आश्रय राग माना जाता है। राग दरबारी कारणा के अवरोह में वर्जित स्वर धैवत है। यद्यपि अवरोह में धैवत स्वर वर्जित है, परंतु तार षड्ज के उतरने का समय जब धैवत का आवाहन किया जाता है तब उस समय धैवत के उच्चारण में निषाद का कण लगाया जाता है। ठीक है। इसका क्या है? ये था जैसे सा नी धा नी धा पा, इस तरह से लगाया जाता है। फिर है इसमें से कौन सा कथन सही है? जब ताल में 12 मात्राएं होती हैं, जब ताल में 3 तालियां होती हैं, जब ताल में 6 विभाग होते हैं, जब ताल में 2 खाली होती हैं। अब देखिए, जब ताल में 10 मात्रा की ताल है, जैसे हमने आपको ताल वाला वीडियो बनाया था तो आपने देखा था कि जब ताल में 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है। विभाग कितने होते हैं? 2-3 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। तो इसके 10 मात्रा के बोल हैं तथा यह ताल गीत, ख्याल, गायकी आदि के साथ बनाई जाती है। जब ताल में 3 तालियां होती हैं। ठीक है। जब ताल में 3 तालियां होती हैं। ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न बोलों में झूमरा ताल के बोल के सबके समूह को पहचानिए। धिन धा त्रिकिट, का धीट धीट, धा धीना, फिर धा धीना धा। ये है। इनमें से राइट आंसर क्या आपका हो जाएगा? धीन धा त्रिकिट। ठीक है। झूमरा हिंदुस्तानी संगीत का एक ताल है। झूमरा ताल में 14 बीट हैं, मतलब 14 मात्राएं। झूमरा का प्रयोग अक्सर विलंबित या अति विलंबित ख्याल में किया जाता है। झूमरा ताल के बोल समूह को धिंधा त्रिकिट से पहचानते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्राओं का प्रयोग होता है? चौगुन की एक लयकारी में, एक बार की लयकारी में एक मात्रा में कितनी मात्रा का प्रयोग होता है? तो क्या 5 होता है बार, 3 बार, 2 बार या 4 बार? तो इसका आंसर है 4 बार। फिर है लय लोक संगीत का एक अविभाज्य होता है। संरक्षण और संवर्धन लोकगीत की सभी धाराओं में आदिकाल से विद्यमान है। चौगुन की लयकारी में एक मात्रा में 4 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आपको इस बात से स्पष्ट हो गया है। ठीक। फिर देखिए, किस गायकी के साथ पखावज की संगति होती है? क्या ध्रुपद के साथ, ख्याल के साथ, टप्पा के साथ, ठुमरी के साथ? तो आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ध्रुपद के साथ में पखावज की संगति होती है। और आप ये भी जानते हैं पखावज में खुले बोलों का ही प्रचलन होता है, खुले बोल ही बजाए जाते हैं। ठीक है। तो ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है। इसके गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल रहता है। ध्रुपद गायकी के साथ पखावज की संगति होती है। आभोग गीत का कौन सा विभाग है? चौथा है, तीसरा है, दूसरा है, पहला है? इससे हमने आपको गीत का जब विभाग बताया था तो हमने आपको बताया था गीत के 4 विभाग होते हैं, एक स्थायी, एक अंतरा, एक संचारी, एक आभोग। ठीक है। तो आभोग कौन सा विभाग हुआ? चौथा वाला। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 1 वाला। गीत के अंतिम विभाग को आभोग कहा जाता है। आभोग गीत में पूर्णता लाता है। आभोग गीत का चौथा विभाग होता है।
फिर है मानव जीवन में संगीत क्या है? संपूर्ण विकास करता है, आध्यात्मिकता लाता है, घनिष्ठता से जुड़ता है या उक्त सभी। तो आपके चारों आंसर बच्चों सही हो जाएंगे। संपूर्ण विकास भी करता है, आध्यात्मिकता भी लाता है, घनिष्ठता से भी जुड़ता है, सभी। तो इसकी व्याख्या देखिए क्या दी है। लोक संगीत आदिकाल से ही जनजीवन का अभिन्न अंग रहा है। इसका मतलब क्या है? जो संगीत है हमेशा आदिकाल से चला आ रहा है। ठीक, लोक संगीत प्रकृति की अनूठी देन है, फलस्वरूप यह प्रकृति के सन्निकट है। ठीक, प्राकृतिक सौंदर्य ने आदिकालीन मानव के मन में जिज्ञासा उत्पन्न की, फलस्वरूप उसमें रंजकता की अनुभूति हुई, ज्ञानेंद्रियां जागृत हुई और सौंदर्य बोध की कल्पना की उत्पत्ति हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ध्रुपद गान में किसकी बानी का प्रचलन है? दो, कितनी बानी का? 2 का है, 4 का है, 5 का है, 6 है। तो आपका आंसर हो जाएगा 4 बानियों का प्रचलन है। ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति का गीत है जिसके गाते समय कंठ और फेफड़े पर बल लगता है। ध्रुपद की 4 बानियां हैं। खंडारी बानी, इसमें क्या आता है देखिए। इस बानी के जन्मदाता अकबर के दरबारी सम्मोहन सिंह और है जो इसके नौबत खान थे। ठीक है, फिर आता है डागुर बानी। डागुर बानी की शुरुआत स्वामी हरिदास जी द्वारा मानी जाती है। फिर है नौहारी बानी। नौहारी बानी, इस बानी के प्रवर्तक सुजान दास माने जाते हैं। गौबरहारी बानी, इस बानी के प्रवर्तक तानसेन माने जाते हैं। देखिए बच्चों, जो कोई आपको टॉपिक आपको इम्पॉर्टेंट लिखते हैं या आपने नहीं सुने हैं या नहीं लिखे, उसको बीच बीच में अपने रजिस्टर में नोट भी कर लीजिएगा। फिर ये देखिए, फिर दिया हुआ है इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं? देखिए, किसी भी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं होते। कल हमने आपको राग की परिभाषा, राग के लक्षण बताए थे, तो उसको है जो ये देखने के लिए क्वेश्चन है जो आपके लिए बिल्कुल फिट बैठता है, कि इससे आपको रिमाइंडर कराएगा। रागों में आरोह अवरोह क्रम से रहते हैं। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। तीव्र माध्यम कभी भी वादी संवादी के रूप में उपयुक्त नहीं होता है। अब यही आप सोच लीजिए इनमें से कौन सी बात सही हो सकती है। तो इसका ऑप्शन है जो ये वाला ही होगा, 3 नंबर का। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं है। क्या सही बात है? नहीं सही है, क्योंकि कोई भी राग है जो बिना सा के है जो होता ही नहीं है शुरू से। चलिए अब देखिए इसकी व्याख्या। सभी रागों में षड्ज आवश्यक नहीं, असत्य है। शेष अन्य किसी राग में मध्यम और पंचम एक साथ वर्जित नहीं हो सकते, सही है। रागों में आरोह अवरोह कम से रहते हैं, ये भी बात सही है। तीव्र मध्यम कभी भी वादी और संवादी के रूप में उपयुक्त नहीं होता है, प्रयुक्त नहीं होता है, सॉरी। फिर है राग खमाज का वादी संवादी क्या है? सामा है, गानी है, सापा है, रेपा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा गानी। अच्छा, गानी अभी हमने इससे पहले भी क्वेश्चन बनाया, अभी हमने इसी वाले वीडियो बनाया है, आप चेक करिए कि गानी है जो और किसमें वादी संवादी है। ठीक, तो देखिए राग खमाज को अपने थाट का आश्रय राग माना जाता है। इसका वादी स्वर्गंधार और संवादी निषाद है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसके आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद लगता है। ठीक है, अब देखिए ये आश्रय राग किसे कहा जाता है? जनक थाट किसे कहता है? जन्य राग। ठीक, तो इसको भी है जो आपको एक बार हम जो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा राग खमाज के गाने का समय रात्रि का द्वितीय प्रहर, प्रातःकाल, सायंकाल, मध्य रात्रि। इन चारों में से कौन सा होगा? ये हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन, रात्रि का द्वितीय प्रहर। राग खमाज के गाने का समय। राग खमाज अपने थाट का आश्रय राग है। इसका वादी स्वर्गंधार और संवादी स्वर निषाद है। इसका गायन समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है। इसके आरोह में शुद्ध निषाद, अवरोह में कोमल निषाद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए है जो आपके लिए इतने ही क्वेश्चन हैं। आगे हम इसको नेक्स्ट वीडियो में और आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से डीपली से पढ़िए। जो आपको स्टेटमेंट अच्छे लगते हैं या आपने नहीं पढ़े या नहीं नोट है तो उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है।